हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हालचाल? बढ़िया, एकदम मस्त हैं आप लोग, घर पे हैं और सेफ हैं, बहुत अच्छी बात है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहेंगे कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की चल रही है। मुझे तो लग रहा है कि लगभग 400 से 500 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो रेगुलर वीडियो को वॉच कर रहे हैं और टाइमली वॉच कर रहे हैं। देखते सभी बच्चे हैं, 2000-3000 बच्चे तक वीडियोज को रेगुलर देखते हैं, बट वो शायद अपने टाइम को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों, हम आप लोगों से ये बोलना चाहेंगे कि वीडियोज को टाइमली वॉच करना स्टार्ट करिए और साथ ही साथ उसमें दिए गए टास्क को कंप्लीट करिए। हाँ, एक बात और हम जानना चाहेंगे बच्चों इसी वीडियो से आप लोगों को कि आपको मैंने जो स्टडी मैप प्रोवाइड कराया है, क्या आप उस स्टडी मैप को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उस स्टडी मैप को फॉलो कर रहे हैं देन मुझे कमेंट्स में जाकर के जरूर बताइएगा कि सर हम स्टडी मैप को फॉलो कर रहे हैं और उसका पूरा का पूरा फायदा हम लोग उठा रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और हम ये समझ भी पाएंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो डीडी फार्मूले का यूज करें, मीन्स डेडिकेशन प्लस डिसिप्लिन के कंसेप्ट को यूज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, वो भी गोलीय दर्पणों पर, या आप कह सकते हैं गोलीय तल पर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से समतल दर्पण द्वारा होता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति क्या होती है। जब दो समतल दर्पण रखे गए हो तो उनके बीच में कोई वस्तु रखी है, उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं। ये सारे के सारे कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो प्रकाश की यूनिट है बच्चों वो थोड़ी सी लॉन्ग यूनिट है, मीन्स उसके चैप्टर्स भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। सो वीडियो को हम थोड़ा एक दो पार्ट में करके आपको बता रहे हैं और जितने चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं उतने चैप्टर ध्यान से प्रिपेयर करते चलिए, आप 100% मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल हैं, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन जैसे प्रकाश की यूनिट है बच्चों, ऊष्मा वाली यूनिट है, इसमें सब में थोड़ा टाइम देना क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं। अभी इसके पहले वाले एक्सरसाइज में आप लोगों ने देखा जो पहला चैप्टर पढ़ा उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं थे, लेकिन अब इसमें न्यूमेरिकल्स है क्योंकि इसमें दर्पण का सूत्र भी है और हर साल प्रकाश से एक न एक सवाल लगाने के लिए जरूर आता है। तो आप लोग कंसेप्ट को समझे रहेंगे तो न्यूमेरिकल्स भी आपका सॉल्व हो जाएगा। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वह है प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं बच्चों कि ये गोलीय दर्पण होता क्या है। आराम से सारे कंसेप्ट को समझते चलेंगे तो आगे चल के कोई समस्या नहीं होगी। क्या नाम है बच्चों? गोलीय दर्पण, जिसको इंग्लिश में बच्चों हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ध्यान देना, स्फेरिकल मिरर के नाम से बच्चों इसको हम लोग इंग्लिश में जानते हैं। अब समझो कि बच्चों ये गोलीय दर्पण होता क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि गोलीय दर्पण जो होते हैं बच्चों किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। मतलब जैसे सर देखिए आपके पास मान लो ये एक गोला है, खोखला गोला है। अब इसको क्या किया गया, एक तरफ से काट लिया गया तो आपको इस तरह का शेप प्राप्त होगा, या इधर से काटा गया तो इस तरह का शेप प्राप्त होगा। ध्यान सुनिए, कह रहे हैं कि हमारा जो गोलीय दर्पण होता है वो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके किसी एक सरफेस पर, एक अंदर वाला सरफेस है एक बाहर वाला है, किसी एक सरफेस पे बच्चों वही जो इसके प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था पारे या चांदी का लेप लगाया जाता है या पॉलिश कर देते हैं। किसका भैया? पारे का या चांदी का क्या करेंगे हम लोग? पॉलिश कर देते हैं, लेप लगा देते हैं। उसके ऊपर बच्चों आयरन ऑक्साइड जो लाल कलर का होता है उसका पेंट कर दिया जाता है। तो हमें जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? गोलीय दर्पण बोलते हैं। इस तरीके इसको दिखा देते हैं। तो मैंने क्या क्या बताया, इसमें क्या क्या लगेगा? चांदी, ध्यान समझ चलना, ये सब क्वेश्चन पूछ जाते हैं। चांदी या बच्चों क्या रहेगा इसमें? पारा। ठीक है, इसकी क्या की जाएगी? पॉलिश की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इसकी क्या की जाएगी बच्चों? पॉलिश की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद उसके पॉलिश करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? आयरन ऑक्साइड, वो भी किस रंग का होगा? लाल रंग के आयरन ऑक्साइड का पेंट किया जाता है।
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो हमें प्राप्त होता है उसी को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ में आ गई बात ना। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं जिसके एक तल पर चांदी या पारे की पालिश करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड जो कि लाल रंग का होगा का लेप लगा दिया जाता है। तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है बच्चों उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो पॉलिश दो तरफ हो सकता है, एक उभरे हुए पे और एक दबे हुए पर हमने किया भी है। तो इसके आधार पर बच्चों गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ध्यान सुनिएगा। गोलीय दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, गोलीय दर्पण के प्रकार। तो बच्चों गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं बच्चों अवतल दर्पण, क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश बोलते हैं बच्चों कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और दूसरा होता है बच्चों उत्तल दर्पण, क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण, जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो गोलीय दर्पण को दो कैटेगरी में बांटा गया बच्चों, एक हो गया अवतल दर्पण और एक हो गया उत्तल दर्पण। आइए हम लोग समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। देखिए समझिएगा बच्चों, पहला होगा आपका अवतल। देखो अव माने धसा हुआ, अव माने धसा हुआ, तल माने जिसका तल। तो कहते हैं कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होगा जिसके धसे हुए तल द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है और उठे हुए तल पर पॉलिश या कलई की गई होती है, उसी को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। इस तरीके से अवतल दर्पण हमारा होगा। उसके बाद बच्चों दूसरा मैंने आपको बताया कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। उ माने उठा हुआ, उ माने उठा हुआ, मतलब ऐसा दर्पण जिसका उठा हुआ तल द्वारा परावर्तन होता है और धसे हुए तल पर बच्चों पॉलिश की गई हुई होती है। ऐसे दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, देखो ये उठे हुए तल द्वारा परावर्तन हो रहा है इसलिए क्या है, उत्तल दर्पण है। यहाँ पर धसे हुए भाग द्वारा परावर्तन हो रहा है इसलिए बच्चों क्या है, अवतल दर्पण। कॉनकेव, केव माने गुफा होती है, गुफा का मुंह अंदर की तरफ दबा हुआ होता है, तो ये दबा हुआ तल है, दबे हुए तल द्वारा परावर्तन होगा तो अवतल होगा, उठे हुए तल द्वारा परावर्तन होगा तो उत्तल होगा। मैंने आपको ट्रिक बता दी। अव माने धसा हुआ, तल माने तल, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका तल धसा हुआ हो, धसे हुए तल द्वारा प्रकाश का परावर्तन हो, उसे बच्चों हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण माने ऐसा दर्पण जिसका तल कैसा हो, उ माने उठा हुआ, तल माने तल, जिसका तल हो उठा हुआ उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। और धसे हुए तल पर पॉलिश की गई होगी, उठे हुए तल द्वारा परावर्तन हो, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उत्तल दर्पण हम बोलेंगे। काफी सारे बच्चे लास्ट में कंफ्यूज होते हैं इसलिए इतने अच्छे से इसको हम क्लियर करें। तो बच्चों आप लोग समझ गए गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आइए हम लोग अब समझेंगे बच्चों अवतल दर्पण से संबंधित, या आप कह सकते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ तथ्य या इसको बोलेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ तथ्य। ठीक है, इसमें आपको कितनी चीजें जाननी है, चलिए सुनते चलिए बच्चों। देखो नंबर पहला आपको हम यहां बताएंगे कि गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दूसरा बच्चों हम आप लोगों को बताएंगे कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है। ध्यान समझ चलना, वक्रता केंद्र बताएंगे। और बच्चों साथ ही साथ आपको हम बताएंगे गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। चौथे नंबर पे आप लोग सीखेंगे बच्चों इसका मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। फिर आप समझेंगे बच्चों इसका मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस किसका, गोलीय दर्पण का। अगला बच्चों आप लोग सीखेंगे कि इसकी फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है,
फोकस दूरी क्या होती है, इतनी चीजें आप लोगों को सीखनी है जिसका अभी हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहला चीज हम जानेंगे बच्चों की गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होगा, वक्रता केंद्र क्या होगा, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, मुख्य अक्ष क्या होगा, मुख्य फोकस क्या होगा और फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, आइए समझते हैं। देखो बच्चों, मान लीजिए यहां पर हमने अपना एक दर्पण बना लिया। आप देख करके बता सकते हैं कौन सा दर्पण है। ये बच्चों हमारा अवतल दर्पण है। अ माने धसा हुआ, तल माने तल, ऐसा दर्पण जिसका तल धसा हुआ होगा उसी को हम बोलेंगे अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण हो गया। अब यह जो इसका परावर्तक तल है, ध्यान सुनो बच्चों, ये परावर्तक, इसी से परावर्तन होगा। इस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा उसको P से दिखाएंगे बच्चों, और इसी P को ही इस दर्पण का क्या कहा जाएगा, ध्रुव कहा जाएगा। बातें समझ में आ रही? देखो यह सारे के सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान लग रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन सब के सब बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन निकल करके आते हैं। कई सारे लोग कहते हैं अरे सर ये तो मुझे सब आता है। अरे सब नहीं आता है, उसको ध्यान से सुन करके उसके बेसिस पे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब पता लगेगा आपको सब आता है या नहीं आता है। इसलिए मैं आपको बहुत ही छोटी छोटी बातें बहुत ही आसानी से बताते चल रहा हूं। एक बार वीडियो को खूब ध्यान से सुनेंगे तो सारी बातें रिमाइंड हो जाएंगी, फिर उसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन खुद सॉल्व कराता हूं और आप लोग खुद से करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन काफी नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ये जो ध्रुव मैंने बताया है बच्चों, ये किसके लिए बना के दिखाया है आप लोगों को, अवतल दर्पण के लिए। आइए यहीं पर हम उत्तल दर्पण भी बना के आपको दिखाते हैं। उत्तल दर्पण इस तरीके का बनेगा बच्चों, इसके इधर की तरफ पॉलिश की गई होगी ना। यहां पर देखो, ये देखिए ध्यान से, ये यहां पर इसका मध्य बिंदु होगा किसका, इस दर्पण का, और इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा बच्चों उसी को हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। समझ में आ रही है बातें? अब आगे चलिए, वक्रता केंद्र क्या होता है बच्चों। अभी अभी आपको हमने बताया कि जो हमारा गोलीय दर्पण है वो खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो खोखला गोला जो होगा बच्चों उसका केंद्र होगा या नहीं होगा, होगा ना भाई। खोखला गोला हो या कोई वृत्त हो उसका केंद्र जरूर होगा। तो खोखले गोले का जो केंद्र होगा, जिस गोले से काट करके यह आपका दर्पण निकाला गया है, उसी का केंद्र इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। एक लाइन में हम बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो बताओ इसका केंद्र किधर रहा होगा। नॉर्मल सी बात है कि इसका केंद्र इधर की तरफ कहीं रहा होगा, तभी ता करके ऐसे वृत्त पूरा होगा ऐसे घूम करके। तो ये यहां पर जो पॉइंट होगा इसको बोलो बच्चों क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, जिसको आप सी से दिखाएंगे। इसी को क्या कहा जाएगा बच्चों, वक्रता केंद्र कहा जाएगा। समझ में आ रही है बातें आप लोगों को? ठीक है, चलो वक्रता केंद्र हो गया। इसका वक्रता केंद्र बच्चों इधर की तरफ बने, क्योंकि इसका गोला इधर पूरा हो रहा है। यहां कहीं सी होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, वक्रता केंद्र बोलेंगे। ठीक है, बातें समझते चलिएगा आराम से एक तरफ से। अब धीरे धीरे हम लोग अच्छे टॉपिक की तरफ एंट्री कर रहे हैं। तो वक्रता केंद्र समझ में आ गया। फिर बात करेंगे बच्चों वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो देखो ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी को r से दिखाते हैं। माने दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी वक्रता त्रिज्या कहाँ होगी बच्चों, देखो इसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ पर होगी। इसको भी हम लोग वक्रता त्रिज्या यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको हमेशा किससे दिखाएंगे, आर से दिखाएंगे। ठीक है, अब हमने जान लिया ध्रुव, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। अब बच्चों हम बात करते हैं मुख्य अक्ष की। तो मुख्य अक्ष क्या है, देखो किसी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा जो होती है उसी को दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। देखिए जो रेखा यहां पर हमने पहले से ही खींच दी थी बच्चों, यही क्या है, मुख्य अक्ष है इस दर्पण के लिए। ठीक है, बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अगला है बच्चों मुख्य फोकस। क्या, मुख्य फोकस। सिंपल से डेफिनेशन समझ लो बच्चों कि ये जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव है, इन दोनों का मध्य बिंदु जो होगा इसको मुख्य फोकस कहेंगे। और इसको बच्चों हम लोग किससे दिखाएंगे, एफ से प्रदर्शित करेंगे। इसका मुख्य फोकस बच्चों यहां कितना होगा, एफ होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगला है बच्चों फोकस दूरी।
इसके ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से, ध्यान देना बच्चों, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं और इसी स्मॉल f को बच्चों हम क्या कहते हैं, दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो सारे के सारे यूजुअल जो चीजें थी जो हमें जरूरत पड़ती उसको मैंने आप लोगों को बता दिया। ध्रुव क्या होगा, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तल होगा उसका मध्य बिंदु ध्रुव होगा। वक्रता केंद्र क्या होगा, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, मुख्य अक्ष क्या होगा, मुख्य फोकस क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगी, सब बता दिया। वक्रता त्रिज्या को बच्चों हम लोग कैपिटल R से दिखाएंगे, फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, किसको, फोकस दूरी को। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे बच्चों चिन्ह परिपाटी के बारे में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज करते हुए हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास दर्पण का सूत्र बच्चों एक ही है, 1/f = 1/v + 1/u। सभी लोग उसी फार्मूले को यूज करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उनसे गलतियां इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उन्हें चिन्ह परिपाटी का प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अगर चिन्ह परिपाटी का बच्चों प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होती है। टॉपिक है बच्चों दर्पणों के लिए, ध्यान देना, दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स, साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स। आइए समझाते हैं बच्चों, साइन कन्वेंशन का मतलब होता क्या है। देखो बच्चों चिन्ह कैसे नापा जाएगा, यहां पर दूरी कैसे नापी जाती है। देखो बच्चों चिन्ह परिपाटी में सबसे पहला नियम आपको ध्यान रखना है कि हम गोलीय दर्पण में कोई भी दूरी नापेंगे, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, कुछ भी नापेंगे बच्चों तो वो हमेशा दर्पण के ध्रुव से नापी जाएगी। कहां से नापी जाएगी, दर्पण के ध्रुव से। जैसे फोकस दूरी नापनी है तो P से F नापा जाएगा, वक्रता केंद्र नापना है तो P से C तक नापा जाएगा ना। यहाँ पे कहीं जाकर के प्रतिबिंब बन रहा है तो दूरी कहां से नापी जाएगी, फोकस से नहीं, वक्रता केंद्र से नहीं, हमेशा कहां से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। तो पहले नियम आपको यह ध्यान रखना है बच्चों कि गोलीय दर्पणों में किसी भी चीज की दूरी या कोई भी दूरी हमेशा कहां से नापी जाएगी, दर्पण के ध्रुव से नापी जाएगी। ठीक है, अब सुनो बच्चों थोड़ा समझाते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास दर्पण बन गया, कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। अब इसका जो ध्रुव है यहां से मिलाते हुए ऐसे हम लोग कार्तीय तल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कार्तीय तल। मान लो ये x x डैश हो गया और ये बच्चों y y डैश होगा। अब आपको पता है कि कार्तीय तल में इधर दाहिने तरफ राइट साइड में जब हम जाते हैं तो इधर नापी गई दूरी धनात्मक होगी, इधर नापी गई दूरी ऋणात्मक होगी, ऊपर नापी गई दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी, नीचे नापी गई दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, अगर हम बच्चों अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी बोलो बाएं तरफ है या दाहिने तरफ है। देखो ध्यान से बच्चों, आप देखोगे कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, वो जो फोकस है वो बाएं तरफ है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा अवतल दर्पण के लिए, अगर हम अवतल दर्पण की बात करें बच्चों तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी f होगी वो सदैव निगेटिव होगी। जैसे आपसे क्वेश्चन में बोलेगा एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो यह बराबर आप 10 ना लिख करके कितना लिखोगे, -10 सेंटीमीटर लिखोगे, क्योंकि हमें यह क्लियर हो चुका है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी बाईं तरफ होगी और बाईं तरफ होगी बच्चों तो उस सिचुएशन में क्या होगी, उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। उसको हम लोग निगेटिव लेकर के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे ही जब हम इसके लिए बात करेंगे बच्चों उत्तल के लिए, इसकी फोकस दूरी किधर होगी, दाहिने तरफ होगी। जब दाहिने तरफ होगी माने कैसी होगी, धनात्मक होगी। तो जब हम किसकी बात करेंगे, उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी, ध्यान देना बच्चों, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी ये हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होगी। इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यूज करेंगे। ठीक बच्चों, अब सुनो अगला कंसेप्ट, जब कभी भी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होगा दर्पण का तो हमेशा उसको हम दर्पण के सामने ही रखेंगे। कहां रखेंगे, दर्पण के सामने। अब यहां पर वस्तु रखोगे तभी तो प्रतिबिंब बनेगा, यहां पर कहीं वस्तु रखोगे दर्पण के सामने तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। तो जब कभी भी वस्तु रखी जाएगी दर्पण के सामने और वस्तु की दूरी जो है नापी जाएगी, वस्तु की दूरी को बच्चों स्मॉल यू से दिखाएंगे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो वस्तु की दूरी भी हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी। इसको ध्यान रखेंगे, वस्तु की दूरी, वस्तु
की दूरी जो होगी बच्चों वो सदैव क्या होगी, निगेटिव होगी, क्योंकि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब को बनाने के लिए जो हमारी वस्तु होगी वो सदैव बाईं तरफ रखी जाती है और बाईं तरफ नापी गई सभी की सभी दूरियां जो होती हैं बच्चों कैसी होती हैं, निगेटिव होती हैं। अब जब प्रतिबिंब बनेगा तब हम लोग देखेंगे कि वो धनात्मक आ रही है उसकी वैल्यू की ऋणात्मक। जब v की वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं अर्थात प्रतिबिंब की दूरी को जब फाइंड करते हैं और बच्चों वह प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक आ जाती है तो हम ये समझ जाते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दाहिनी तरफ बन रहा है, ठीक है। और अगर वह वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो हम समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, बाईं तरफ बन रहा है। और उसी के बेसिस पे हम लोग प्रतिबिंब जो बनता है उसकी वास्तविकता और उसकी आभासी होने की प्रकृति को भी हम लोग जान पाते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है गोलीय दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में, साथ ही साथ बच्चों हमने आप लोगों के साथ यह भी डिस्कस किया कि चिन्ह परिपाटी क्या होती है और उसका यूज हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय कैसे करते हैं। तो आशा करते हैं कि बच्चों ये सारे के सारे कंसेप्ट काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपको कहीं कोई समस्याएं नहीं हो रही होंगी। तो हम ये कहेंगे बच्चों कि जितनी भी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, उन सब को आपको नोट्स में प्रिपेयर करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर बच्चों आप उनकी नोट्स बना रहे हैं तो आपको अच्छे मार्क पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से बनाइए, बट नोट्स आप लोग जरूर बनाते रहिए। तो बच्चों आज के इस वीडियो में जो कुछ बताया गया उसको अपनी नोट्स में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में, जिसके बेसिस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में डिस्कस किए जा रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए 2 से 3 वीडियो में ये कवर होगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कहते हैं सर वीडियो को 1 घंटे बनाइए, 40 मिनट बनाइए। नहीं, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है। वीडियो 20 से 30 मिनट के बीच का ही सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसको आप लोग प्रॉपर्ली पूरा दिमाग लगा करके देख सकते हैं। देखो बच्चों, ऑफलाइन क्लास में जो चीजें आपको 1 घंटे में पढ़ाई जाती हैं, ऑनलाइन क्लास में उसी को हम 20 मिनट में आपको पढ़ा देते हैं, क्योंकि यहां पर मैं डायरेक्ट केवल पढ़ाने पर फोकस करता हूं और किसी भी तरह की बातचीत मैं आप लोगों से नहीं करता हूं, भले आप लोग हाय हेलो उसमें करते रहते हैं। तो यहां पर आप जो आधे घंटे की क्लास पा रहे हैं या 20 से 22-25 मिनट की जो क्लास पा रहे हैं वो जान लीजिए 1 घंटे की क्लास है, जितना हमने यहां पर बता दिया है। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।